274.23। तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो 385,274.2 है एनपीवी की। तो ये जरा देख लो 385,274, ये जरा 385,274, क्या ये आंसर नहीं आना चाहिए? सोचो जरा, या ये है या ये है, मुझे तो ये लगता है कौन सा जी? ऑप्शन बताएं जरा। डी है? ये है, वेरी गुड, शुक्र है आप लोगों को नजर आ रहा है, मुझे तो ये था कि आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब जरा सुनो गौर से, एंड पे 40 लाख क्यों आया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सर जी यहाँ पे 40 लाख क्यों आया? तो भाई मैंने पल्ले से थोड़ी लगाया, सवाल में ये कोई अंग्रेजी लिखी हुई है, जरा गौर से अंग्रेजी पढ़ो, ये जरा गौर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द कंपनी वुड आल्सो रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 years, और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4 मिलियन की। अब जरा इसका मुझे उर्दू में तर्जमा बता दो, ये क्या कह रहा है? मैंने कुछ नहीं किया भाई, अपने पल्ले से कुछ नहीं किया, मेरे पल्ले तो 1 रुपया नहीं है, मैं कहां से दूंगा? ये जरा लाइन का उर्दू में तर्जुमा बता दें। रिकवर का मतलब क्या है कि क्या 4 मिलियन बेड पे पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में? रिकवर की बात यहां पे हो रही है, ये कोई इसको कैंसर हुआ पड़ा था कि वो रिकवर हो गया? ठीक है जी, पहले भी यही अंग्रेजी लिखी हुई थी, पहले आपको ये अंग्रेजी नजर नहीं आई है? यही बात पहले लिखी थी, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा, सारे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि सर ये यहाँ पे क्यों आया है, ये क्यों आया है, ये क्यों आया है, ये क्यों आया है। भाई अल्लाह के बंदो, अंग्रेजी आप लोगों की एग्जाम्ट है और आपको ये पता नहीं चल रहा है ये क्या लिखा हुआ। अच्छा जी, अब अगला सवाल देखो, 2 मिनट इस सवाल को पढ़ लो, क्या ये आप कर लोगे बाद में? बताओ जरा, शाबाश। सेम क्वेश्चन है, 4 मिलियन की जगह 3 मिलियन आ गया, रेट चेंज हो गए, कर लोगे? और यहाँ पे फिर कुछ लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये बहुत मुश्किल है, दुनिया का डिफिकल्ट तरीन जुमला है जो ये लिखा हुआ है, बहुत मुश्किल है। ओए होए होए होए, क्या बताऊं आपको, इतना मुश्किल जुमला दुनिया में मैंने नहीं देखा। और बच्चे अभी भी कह रहे हैं सर रिपीट कर दें, अल्लाह माफ करे, ये कौन से बच्चे हैं? कैसे, मतलब कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, इसकी समझ नहीं आई, अल्लाह माफ करे यार। आई कैप भी ना बहुत बड़ा जालम है, क्यों आप लोगों की इंग्लिश को एग्जाम्प्ट किया? क्यों क्यों एग्जाम्प्ट टू इंग्लिश? इस लाइन का तर्जमा नहीं आ रहा कि सर वो 3 मिलियन एंड पे क्यों आ रहा है? भाई मैं पल्ले से थोड़ी दे रहा हूं। अच्छा जी, अब इस सवाल में देखो सेम है, ये लाइन नजर आ रही है आपको? इस लाइन का कोई तर्जमा कर लोगे? कोई उर्दू के टीचर के पास चले जाना जो आपको एफएससी में, जिसने एफएससी में आपको उर्दू पढ़ाई थी, उसको कहना सर जी ये ना अंग्रेजी ये बहुत मुश्किल है। मिस्टर चिप्स समझ आ गया था हमें, हमें बटन बटन समझ आ गया था, हमें सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन ये जुमला जो है ना,
किसकी समझ नहीं आई? हाँ जी, वो चिप्स हमारे जमाने में था, आपके जमाने में नहीं था। ठीक है जी, तो वो छोड़ दे, को बटन बटन आपने को पढ़ा होगा मेरा ख्याल है। ठीक है जी, हाँ कुछ बच्चे हैं चिप्स वाले, कुछ हैं 2008 मॉडल के बच्चे भी हैं यहाँ पे। अच्छा जी, बरं, तो ये सवाल आपने कर लेना है, ये सवाल कर लेना है, ये सवाल हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा। आईआरआर कैलकुलेट करना है। देखो जी, नेट प्रेजेंट वैल्यू के जरा वर्ड पे गौर करो जरा, एनपीवी के वर्ड पे गौर करो, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट का मतलब क्या है, इस पे जरा फोकस करो। नेट का मतलब यही है कि एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक वैल्यू नेगेटिव होगी, आपने डिफरेंस लेना है। क्या नेट से ये वाली फीलिंग आ रही है प्लस माइनस वाली कि नहीं? सोचो जरा, नेट से ये प्लस माइनस वाली फीलिंग आ रही है कुछ कुछ? और ये नेट के बाद आ रहा है वर्ड प्रेजेंट, इसका मतलब है जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होगी उन दोनों को पहले प्रेजेंट पे लाना होगा। ऐसे ही है, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी, दोनों को जीरो पे लाना होगा। तो जब दोनों जीरो पे आएंगे तो डिफरेंस ले लेना होगा। ऐसे ही है। और बोलो तो सही। ठीक हो गया जी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के जितने सवाल हैं आपसे हो जाएंगे। आई लास्ट असाइनमेंट में नेट प्रेजेंट वैल्यू के ज्यादातर सवाल इसी तरह के हैं, वो आपने कर लेने ट्राई। उनमें से जो रह जाएंगे वो मैं दोबारा आपको करवा दूंगा। अच्छा जी, अब अगला सवाल आ रहा है जी आईआरआर का। क्या आईआरआर का सवाल अगर आ गया तो क्या करेंगे? आईआरआर। अब क्वेश्चन जरा गौर से क्वेश्चन पढ़े ना, ये ना कहना सर ये रिपीट कर दें। ए प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 2 million इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड 3 लाख, 4 लाख, 19 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 3 years रिस्पेक्टिवली। अब जरा सोचो, वो कहता है आज एक प्रोजेक्ट पे 2 मिलियन लगाया, यहाँ पे 2 मिलियन लगाया का मतलब ये है कि 2 मिलियन आउटफ्लो है। कहता है साल के एंड पे 3 लाख रुपया मिला, 2 साल के एंड पे 4 लाख रुपया मिला, और 3 साल के एंड पे 19 लाख रुपया मिला। द नियरेस्ट आईआरआर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज। इस क्वेश्चन में आईआरआर फाइंड करना है। तो बच्चों मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में तो रेट गिवन ही नहीं है। क्या रेट गिवन है इस सवाल में? ठीक है जी, रेट तो गिवन नहीं है, तो क्या ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि ये सवाल गलत है? आई कैप से गलती हो गई है कि उसने क्वेश्चन में रेट तो दिया नहीं है, तो हम सवाल कैसे करेंगे? हो सकता है आई कैप से गलती हो गई हो, क्योंकि हमें तो समझने में गलती नहीं हुई। ठीक है जी, तो वो जो आईआरआर फाइंड करने को कह रहा है ना, वही रेट है।
थोड़ा सा क्वेश्चन में गौर से देखो तो ये रेट ही लिखा हुआ है, ठीक है जी। आपने जब आईआरआर का सवाल आएगा ना तो बेसिकली आपने रेट ही फाइंड करना है, क्वेश्चन में रेट ढूंढना नहीं शुरू कर देना आधा घंटा कि सर उस क्वेश्चन में रेट ही नहीं था, हमें नजर ही कुछ नहीं आया। तो आई क्या आपसे गलती होगी, उसने रेट ही नहीं दिया सवाल में, हमसे कह रहा है जी आईआरआर निकालो और खुद डाटा पूरा देता नहीं है, ठीक है जी। कहता हम आईआरआर, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं क्लब पेपर के बाद, सर वो आईआरआर का सवाल आया था लेकिन क्वेश्चन में हमने बहुत ढूंढा, रेट ही नहीं था हमारे पास, तो हम वो सवाल कैसे करते, ठीक है जी। अच्छा, अब याद रखना कि आईआरआर वो रेट होता है जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो बराबर होते हैं, ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो बराबर होते हैं। अच्छा, अब आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू तो हमें पता है 20 लाख है, आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है 20 लाख है, और ये ऑलरेडी जीरो पे है, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू है, इसको तो कुछ नहीं करना। लेकिन ये जो 3 लाख है ये फ्यूचर में है, ये 4 लाख है ये फ्यूचर में है, ये 19 लाख है ये फ्यूचर में है, इन सबको जीरो पे लेके आएंगे, ठीक है जी। तो वो कैसे लेके आएंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 + r⁻1 प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 + r⁻2 प्लस 19 लाख डिवाइडेड बाय 1 + r⁻3, इस तरह से लेके आएंगे। अब अगर अपने लिए आसानी पैदा करना चाहते हो, इतनी लंबी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे नहीं लिखना चाहते, तो यहां से 5 सिफरे काट दो, ये 5 सिफर यहां से गए, ये 5 सिफर यहां से गए, ये 5 सिफर यहां से गए, और 5 सिफर यहां से गए, जो बच गया है उसको कैलकुलेटर पे पोस्ट कर लो। ये तरीका समझ आया मेरा, ये 5 सिफर कट गए, ये 3 रह गया पीछे, 1 + x प्लस 4/1 + x⁻² प्लस 19/1 + x⁻³ इक्वल टू कहां से आना जी, अल्फा इक्वल 5 सिफर कटने के बाद यहां पे रह गया 20, ये 20 लिखेंगे ना, सारा कुछ सॉल्व हो गया, शिफ्ट सॉल्व इक्वल, तो आंसर आ रहा है जी 10.6568, 10.6568, ये हमारा आंसर आ रहा है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो मुझे बताओ जी कौन सी ऑप्शन बनती है, ए, शाबाश 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 शाबाश, ए बनती है ना, मुझे पता था निमरा तुम्हारा ये आंसर ही आना है। ये जो निकरा क्या कहते हैं, ये जो निमरा है ना, ये करती है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरा 100, तो एंड पे जाके ए आंसर आ जाता है। अक्कड़ बक्कड़ करने वाले जो लोग हैं फिर उनका ए आंसर ही आना है एंड पे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये वाला सवाल कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक हो गया जी। अब जरा मुश्किल से सवाल कर लेते हैं, मुश्किल क्वेश्चन। क्यों कहता है जी, दो कंपनी है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। कंपनी ए पहले साल में कमाती है 4 लाख और कंपनी बी पहले साल में कमाती है 5 लाख। कंपनी ए
दूसरे साल में भी कमाती है 4 लाख, कंपनी बी दूसरे साल में कमाती है 4 लाख, कंपनी ए तीसरे साल में भी कमाती है 4 लाख और कंपनी बी तीसरे साल में कमाती है 3 लाख, कंपनी ए चौथे साल में भी कमाती है 4 लाख और कंपनी बी चौथे साल में कमाती है 2 लाख। वो कहता है जी वो रेट फाइंड करो जहां पे दोनों प्रोजेक्ट्स, दोनों कंपनियां ए और बी की जो इनफ्लोज हैं वो इक्वल हो जाए। ये सवाल है। इसमें सबसे पहला काम तो ये है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ऑफ कंपनी ए should be equal to present value of inflow of company B। ठीक हो गया जी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ऑफ कंपनी ए जरा गौर से देखो, अगर सेम है तो क्या इसके ऊपर एनपीवी का फार्मूला लग सकता है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनडी का फार्मूला लग सकता है अगर ये सारी वैल्यू सेम है? सोचो सोचो सोचो, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या ये सारी वैल्यू सेम है तो इस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनडी का फार्मूला लग सकता है? ठीक है जी। तो कंपनी ए के इनफ्लो तो एक फार्मूले से आंसर आ सकता है 0 पे, 4 लाख इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस 4 ओवर आर। ये आर फाइंड करना है हमने, ये याद आ रही है बात? ठीक हो गया। अब कंपनी बी में डिफरेंट इनफ्लोज हैं तो कंपनी बी को डिफरेंट इनफ्लोज के साथ 0 पे लाना होगा, मतलब 5 लाख ओवर 1 प्लस आर रेज टू पावर 1 प्लस 4 लाख ओवर 1 प्लस आर रेज टू पावर 2 प्लस 3 लाख ओवर 1 प्लस आर रेज टू पावर 3 प्लस 2 लाख ओवर 1 प्लस आर रेज टू पावर 4। ये इतनी बड़ी इक्वेशन हमें कैलकुलेटर में लिखनी पड़ेगी, हो सकता है कैलकुलेटर की बस हो जाए। ठीक है जी, इतनी बड़ी लंबी कैलकुलेशन हम करेंगे कैलकुलेटर पे तो हो सकता है कैलकुलेटर की बस हो जाए। तो आसान तरीका ये है कि ये 5 0 जो है ये काट दो, ठीक है जी, ये सिफर काट दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। 5 5 0 सब तरफ, दोनों तरफ काट दो। अब पुट कर लेते हैं कैलकुलेटर में। पहले तो ये लिखते हैं 4 ब्रैकेट 4 इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज पावर -4 ओवर एक्स ब्रैकेट क्लोज अल्फा इक्वल, ये मैंने इक्वल पुट किया। अब 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ओवर 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस 2 ओवर 1 प्लस एक्स का पावर 4। ये देखें ये कैलकुलेटर की बस होने लगी थी यहाँ पे। अगर मैं ये लाख लाख लिखता ना तो कैलकुलेटर आज सेंटर में उसने जवाब हाथ जोड़ देने थे। तो ये अभी भी बस होने लगी थी लेकिन फिर भी बचत हो गई हमारी। तो ये अब मैंने सारी क्वेश्चन पुट कर दिया है, शिफ्ट सॉल्व इक्वल। अल्लाह करे अब आंसर निकला है, आपकी किस्मत, बड़े अजीबोगरीब आंसर आ रहा है। जरा और ट्राई करते हैं।
पता नहीं ये किसका क्या, मेरे पास ये 0.52137। अगर जिस तरह से मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा था ना, अगर इस तरह के आंसर आ जाए तो आप दोबारा इक्वल प्रेस कर दीजिएगा। तो उस वक्त तक जब तक नीचे जीरो ना आ जाए, तो 0.5214 52.14 आंसर आया है। ये बात समझ आ रही है आपको? और जब सवाल आपके पास दो कंपनियों का आ जाएगा तो क्या करेंगे, ये बात समझ आती है? और बोलो तो सही, समझ आती है बात? अच्छा अच्छा, इसका एक दूसरा हल भी है। दूसरा हल जरा सुन लो, इसका आसान हल क्या है। इसका आसान हल ये है, क्या आप इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस कर सकते हैं? जरा सोचो, मैं फार्मूला जरा गौर से देखना मैं क्या करने लगूं। अगर इनफ्लो ऑफ कंपनी ए इज इक्वल टू इनफ्लो ऑफ कंपनी बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ऑफ कंपनी ए माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ऑफ कंपनी बी इज इक्वल टू जीरो। ये सोच लो जरा, ये बात समझ आती है कि नहीं आती? ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकती है। और ये जीरो आएगा या वन आएगा, पहले तो मुझे ये बताओ ना। किसी को लगता हो कि नहीं सर यहाँ पे जीरो नहीं आना, वन आना? ठीक है जी, जीरो आता है। अच्छा, अब जरा देखो, अब दूसरा ये देखो, गौर से देखो, क्या दोनों वैल्यूज अगर एक ही डेट पे पड़ी हो तो क्या उनका डिफरेंस लिया जा सकता है कि नहीं? ये भी 4 लाख भी पहले साल में पड़ा है और 5 लाख भी पहले साल में पड़ा है। तो 4 लाख में से अगर मैं 5 लाख माइनस करूं, तो मेरा ए में से, मतलब मैं ए में से बी को माइनस कर रहा हूं ना, तो मेरा -1 लाख आ जाएगा। सोचो जरा, -1 लाख आता है कि नहीं आता? और मैं यहाँ पे 4 लाख में से 4 लाख माइनस करूं तो जीरो आता है। और यहाँ पे 4 लाख में से 3 लाख माइनस करूं तो +1 लाख आता है। और मैं अगर 4 लाख में से 2 लाख माइनस करूं तो यहाँ पे +2 लाख आता है। तो ये बात सबको समझ आती है कि नहीं? ठीक हो गया। अब इन चार वैल्यूज को मैंने जीरो पे लेके आना है। ये -1 लाख है एक साल पे, इसको लेके आना है जीरो पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 लाख ओवर 1 + r⁻⁴ अच्छा जी, अगली वैल्यू तो वैसे ही जीरो है, तो 0 / 1 + r⁻²। सोचो जरा। और तीसरी वैल्यू है 1 लाख, वो तीसरे साल पे है, वो कितने साल डिस्काउंट होगी? 3 साल। और नेक्स्ट है जी 2 लाख, ये चौथे साल पे है, तो ये 2 लाख ओवर 1 + r⁻⁴। वो क्लियर है सबको?
अच्छा, अगर ये मैं ना भी लिखूं तो कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। ओके, अब मैं यहां पे लिखने लगा हूं -1,00,000 इज इक्वल टू 0। मैंने पहले पुट कर दिया ये पे। चलो मैं यहां से मिटा देता हूं, क्या याद करोगे। ये -1,00,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, और ये 0 ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2। तीसरा यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000 ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3। फिर उसके बाद 2,00,000 प्लस एक्स रेज टू पावर 4। उसके बाद अल्फा इक्वल 0। ये सारी इक्वेशन समझ आ गई कैलकुलेटर पे। अब शिफ्ट सॉल्व इक्वल, तो देखे कितनी जल्दी आंसर दिया उसने, 0.5213। कितनी, 1 सेकंड लगाया उसने आंसर देने में, 1 सेकंड। मेरे कैलकुलेटर तो बड़ा आसान, जल्दी जल्दी से आंसर दे दिया। 52.1379, कितनी तेज से आंसर दिया उसने, 52.1379। आंसर दोनों सूरतों में सेम आता है, लेकिन इसमें जरा आसानी हो गई है। अच्छा जी, इससे भी ज्यादा आसानी हम कर सकते थे। वो कैसे? अगर यहां पे 5 जीरो उड़ा दें, अगर आप ये 5 जीरो उड़ा दें, इक्वेशन और छोटी हो जाएगी। ये पांचों के पांचों जीरो में हर तरफ से उड़ा दे रहा हूं, आंसर मेरा तब भी सेम आना है। चेक कर लो जरा, ये 1,00,000 जो है ना, इसके मैंने 5 जीरो उड़ा दिए, सिर्फ एक रह गया। ये भी 5 जीरो मैंने उड़ा दिए, और ये भी मैंने 5 जीरो उड़ा दिए, सारे मैंने जीरो उड़ा दिए। और शिफ्ट सॉल्व इक्वल, देखो कितनी जल्दी आंसर दिया उसने, 0.521379। फर्क आपके आंसर में 0.00001 का भी फर्क नहीं आएगा अगर आप जीरो उड़ा देंगे तो, बल्कि जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। कर ले शाबाश, आप भी कैलकुलेट कर ले। हाँ जी, IRR के सवाल कैलकुलेटर पे जल्दी सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया जी आपको? ठीक है जी, तो आंसर सेम आता है। तो अगर दो कंपनियों की वैल्यूज आ जाए और लाखों करोड़ों में आ जाए, कोई मसला तो नहीं है, सवाल हो जाएगा। अच्छा जी, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है ये याद रखिएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस इंटरेस्ट रेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस ये जो पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया है ना, ये पैसा मुफ्त में नहीं आया, कहीं से बारो किया है, और जहां से बारो किया है उनको इंटरेस्ट पे करना है।
और उनको जो इंटरेस्ट पे करना है डेट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये देखो जो लिखा हुआ 12%। इसका मतलब यह है कि ये 3 मिलियन का कर्जा जहां से लिया है उन लोगों को 12% पे करना है। और बात समझ आइए, आईआरआर में सवाल जो सिनेरियो वो समझ आ गया आपको कैसे करने हैं। तो ठीक है। अच्छा जी, एक सिनेरियो और आ सकता है आपको, वो भी याद रखिएगा। वो ये है, वो आपको कह सकता है कि एक प्रोजेक्ट है, उसकी एनपीवी है जी 10,000 और रेट है 15%। जब उसी प्रोजेक्ट को 25% पे डिस्काउंट किया ना, तो एनपीवी आ रही है जी -5,000। ठीक है जी। वो कहता है जी आईआरआर फाइंड करो। अब इस सवाल में उसने कोई इनफ्लो नहीं दिया, कोई आउटफ्लो नहीं दिया। ये बात समझ आ रही है? दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होते। हम आस मियाँ कैसी बातें करते हो यार आप लोग। दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे हो सकते हैं? क्या किसी इंसान के दो अब्बू हो सकते हैं? तो जिस तरह से भाईजान, इसी तरह से दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं हो सकते। सवाल है बच्चे का कि सर जी दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाए तो क्या करेंगे? अब बंदा इसका क्या जवाब दे। कंपनी से कर्जा लिया आपने, एक कंपनी से कर्जा लिया एमसीबी बैंक से, 10% पे करो। दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे हो सकते हैं यार? कैसे बच्चे हैं यार, मतलब सवाल कैसे कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको दो एनपीवी दी जाएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो रेट दिए जाएंगे और आईआरआर फाइंड करना है। तो आईआरआर फाइंड करने के लिए आपको पता है इनफ्लो चाहिए आउटफ्लो चाहिए, ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है। तो याद रखना कि आईआरआर पे एनपीवी होती है 0। ये कंडीशन है आईआरआर की कि आईआरआर में एनपीवी होती है 0। ठीक होगा जी। तो अब आईआरआर, अगर इस तरह से आपको सवाल दिया जाए कि दो एनपीवी हैं, दो रेट हैं और आईआरआर निकालना है, तो उस सूरत में याद रखिएगा आईआरआर इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी ओवर पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। इन दोनों में से लोअर रेट कौन सा है जी? 15%। वो यहाँ पे लिखेंगे 15 लिखो या 15% लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। परेशान नहीं होना आपने। अब पॉजिटिव एनपीवी कौन सी है? 10,000, वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगी और वही पॉजिटिव एनपीवी यहाँ पे आ जाएगी। माइनस नेगेटिव एनपीवी है जी -5,000। तो ये दो माइनस आएंगे, एक फार्मूले का है एक एनपीवी का है।
इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। हायर रेट है 25%, लोअर रेट है 15%। हाँ जी, तो अगर आ जाए इस तरह से सवाल तो ये फार्मूला लगाना है आपने, तो आंसर निकल आएगा। तो ज़रा आंसर निकालें, शाबाश, क्या आंसर आता है? हाँ जी, क्या आंसर आता है जी? 21.67% रेट आता है, ऐसे ही जी। ओके, अब अगला सवाल ये है कि सर जी अगर दोनों एनपीवी पॉजिटिव हों, चलो जी वो भी करके देख लेते हैं। अब सवाल है तो इलॉजिकल, लेकिन अब बच्चे ने पूछा है, दोबारा मैं बेइज्जती कर नहीं सकता। ठीक है जी, अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए एनपीवी, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? वंस अगेन वही कंसेप्ट है आईआरआर का। लोअर रेट आएगा पहले, ठीक हो गया जी, ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है। और यहां पे जो लोअर रेट के सामने, आपने लोअर रेट के सामने वाली एनपीवी ली थी यहाँ पे ऊपर, तो वही काम हमने यहाँ पे करना है कि लोअर रेट के सामने वाली एनपीवी ऊपर आ जाएगी और बाकी एनपीवी नीचे आ जाएगी। अब चूंकि ये इस तरह से आ जाएगा, लोअर वाली एनपीवी पे ऊपर लिखी है ना, तो वही पहले आएगी माइनस दूसरी वाली एनपीवी आएगी। इंटू 25 माइनस 15, कैलकुलेट कर लें, शाबाश। लोअर वाली एनपीवी ऊपर, लोअर वाली एनपीवी पहले, ये वाली एनपीवी बाद में आ जाएगी और बाकी सारा कुछ वही है। $13.89, ये बात समझ आ गई थी? अब ये मेरे पास एक सवाल आया है पिंक पैंथर की तरफ से, ठीक है जी। अब इंसानों को पढ़ा पढ़ा के तो मैं तंग आ गया हूँ, अब जानवरों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। बचपन में पिंक पैंथर के मैंने कार्टून देखे थे, मुझे क्या पता था जवानी में वो मुझसे सवाल भी पूछ सकता है। तो पिंक पैंथर का सवाल ये है कि सर अगर एक कंपनी ए में 4 वैल्यूज हों और कंपनी बी में 3 वैल्यूज हों, तो क्या करेंगे? ये पिंक पैंथर का सवाल है। इंसानों में तो इतनी अक्ल नहीं थी ये सवाल पूछने की, पिंक पैंथर ने पूछा है, ठीक हो गया। तो अगर एक कंपनी में 4 वैल्यूज हो, दूसरी कंपनी में 3 वैल्यूज हो, तो डेफिनेटली अगर आप कंपनी ए में से कंपनी बी को माइनस कर रहे हैं, तो 4 लाख माइनस 0 इज इक्वल टू 4 लाख हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस किया, इसको इसमें से माइनस किया, इसको इसमें से माइनस किया, तो एक कंपनी में चौथे साल की वैल्यू है, दूसरी कंपनी में चौथे साल की वैल्यू नहीं है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो टोटल वैल्यू एज इट इज डिफरेंस के तौर पे आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये आप में से किसी बच्चे ने सवाल नहीं पूछा, ये पिंक पैंथर जो है ना आपसे आगे निकल गए।
मेरी तो तुम सब लोगों के इंसान होने पे अफसोस है मुझे, और वो जो जानवर है वो कहाँ निकल गया। ठीक है जी। अब मुझे अफसोस होता है मैं इंसानों को पढ़ा रहा हूँ, यकीन माने नेक्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ चिल्ला लगाने के लिए जंगल में, तो जंगल में मैं खरगोश को, कछुए को, हाथी को, भैंस को, इन सबको मैंने पढ़ाना शुरू कर देना। फिर मैं देखूंगा भैंस के आगे बीन कैसे बजाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये सारे सिनेरियो समझ आ गए आपको? और कुछ सिनेरियो रह गया वो पूछना, शाबाश। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा जी, सवाल था जी, एक सवाल था जी, मुझे उम्मीद थी कि ये आपसे हो गया होगा, लेकिन डेफिनेटली उम्मीदें इसलिए बांधी जाती हैं कि बंदा बाद में मायूस हो। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मायूसी हुई है कि ये सवाल अभी तक नहीं हुआ। कोई नहीं, खैर है, जिंदगी में आगे इतनी मायूसियां हुई, एक और सही। ठीक है जी। वो कहता है जी 2189 आर डिवाइडेड, इतने पैसे हैं, वो कहता है 3 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, such that their amounts after 1, 2 and 3 years respectively may be equal. 21890 पे 1 2 3, वो कहता है इस 2189 के 3 हिस्से हुए हैं, 2189 के 3 हिस्से हुए हैं, एक ए, एक बी और एक सी। ये तीनों आपस में सेम नहीं है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम 2189 है। ये बात समझ आ गई कि नहीं समझ आई? और ये बात तो समझ आ गई है, नहीं समझ आई? नहीं समझ आई, टक्करें। ओके। अब वो कहता है इसमें से जो ए हिस्सा है ना, ए 1 साल बाद जाके, बी 2 साल बाद जाके, और सी 3 साल बाद जाके बराबर हो गए। ए 1 साल बाद, बी 2 साल बाद और सी 3 साल बाद जाके देयर अमाउंट, अमाउंट का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, उनकी अमाउंट जो थी, फ्यूचर वैल्यू जो थी, ए 1 साल बाद, बी 2 साल बाद और सी 3 साल बाद।
ये बराबर हो गए, ठीक हो गया जी। ओके, तो ए की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लो, ए की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लो। ए प्रेजेंट वैल्यू है, तो ए की फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर, रेट दिया हुआ उसने क्वेश्चन में 4%, 1 प्लस 0.04 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स। ये बात समझ आई आपको? ए की फ्यूचर वैल्यू एक्स है, ए है खुद प्रिंसिपल वैल्यू इंटू 1 प्लस 1.04, इसके साथ 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि 1 साल का टाइम है, इसकी फ्यूचर वैल्यू एक्स आएगी। शाबाश। ये कौन पूछ रहा है? ये रिकॉर्डिंग है या लाइव है? हाजरा बीबी। अच्छा जी, अब बी जो है वो 2 साल बाद, तो बी, बी की वैल्यू, बी की फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है 2 साल बाद। बी की फ्यूचर वैल्यू 2 साल बाद और सी की फ्यूचर वैल्यू 3 साल बाद। एक्स 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 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ सिंपल इंटरेस्ट है। ओके जी, तो अब 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। क्या हम अब सोच समझ के जवाब देना, क्या मैं ए की जगह ये लिख सकता हूं एक्स ओवर 1 प्लस 0.04? सोच समझ के जवाब देना। क्या मैं ए इज इक्वल टू, ये फैक्टर जो इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो सकता है? ये वाला फैक्टर उधर जाके डिवाइड हो सकता है कि नहीं? और बी की जगह मैं लिख सकता हूं एक्स ओवर 1 प्लस 0.08, ये 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। अच्छा जी, अब C इज इक्वल टू, ये फैक्टर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स ओवर 1 प्लस 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 12 आ जाएगा। ये जरा सोच ले, शाबाश। ठीक हो गया जी। अब ए की जगह ये, ए की जगह ये, और बी की जगह ये, और सी की जगह ये पुट करने जा रहा हूं मैं। ये जरा देखना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 189। ए की जगह आ गया जी एक्स ओवर 1.04, बी की जगह आ गया जी एक्स ओवर 1.08, और सी की जगह आ गया जी एक्स ओवर 1.12 इज इक्वल टू 189। क्या हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं प्लीज? एक्स ओवर 1.04 प्लस एक्स ओवर 1.08 प्लस एक्स ओवर 1.12
इज इक्वल टू 2189 शिफ्ट सॉल्व इक्वल तो 787.32। यहां तक की बात समझ आ गई? यहां तक की बात बताओ, शाबाश। $787.31। अब ये x की वैल्यू आई है 787.31 यहाँ पे भी है, 787.31 यहाँ पे भी है, 787.31 यहाँ पे भी है। इन तीनों की वैल्यू सेम उसने बताई थी। अब सबसे छोटी वैल्यू ए की होगी क्योंकि वो सबसे कम कंपाउंड हुई है, सॉरी सबसे छोटी वैल्यू उसकी होगी सी की क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंपाउंड हुई है। सी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 787.31 इज इक्वल टू सी इंटू 1.12। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 787.31 डिवाइडेड बाय 1.12 703 आता है या 702 ए ऑप्शन बनती है। ठीक है जी, ये याद रखना। बी ऑप्शन नहीं बनती, कुछ ऑप्शन जो है वो सवालों में कॉपी पेस्ट करते करते गलत आई थी, तो वो कुछ गलतियां हैं जो डेफिनेटली मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक करूंगा, या आप लोग मुझे फीडबैक देंगे तो मैं ठीक कर लूंगा। बहरहाल इसका आंसर 702 आता है। हाँ जी, ये सवाल सबको समझ आ गया जी? ए फाइंड करें, अच्छा जी। एक बच्चे ने कहा सर जी ए फाइंड करें जरा, चलो जी वो भी कर लेते हैं। 787.31 डिवाइडेड बाय 1.04, 787.31 डिवाइडेड बाय 1.04 होता है 757। ये तो 757 आता अल्लाह के बंदे, और ये 757 थोड़ी है। ठीक है जी, और यहां तक समझ आ गई है? अच्छा, एक फादर वाला सवाल है जी, वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, ये सवाल है जी। हाउ मच ए फादर इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 4.3% नाउ so as to receive 50,000 at the time of the marriage of a newly born daughter
who is expected to be solemnized after 20 years. 20 साल बाद शादी होनी है, सिंपल सी बात है. तो A is equal to P into 1 plus R raised to power n. 50,000 है, A है, P फाइंड करना है, 20% है. टू 1541 आता है, 21541. तो इनमें से सबसे करीब तरीन ऑप्शन यही बनती है मेरा ख्याल है. हाँ जी ठीक है, इसमें मिसिंग हो सकता है, कुछ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कंपाउंडेड आना चाहिए था. अब ठीक है. हाँ इसमें कंपाउंडर्स आना था, यहाँ पे ये मिसिंग है. और जी सवाल 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 सवाल. चलो जी, बाकी आप सवाल कर लीजिएगा कंप्लीट, जो जो नहीं होंगे मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा इसका कोई ना कोई सेशन रखवा दूंगा आपका. ठीक है. मेरे असाइनमेंट में से सवाल आज कर लीजिएगा. एन्युटी, एनपीवी, आईआरआर, ठीक हो गया. सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, जो जो सवाल नहीं होंगे नोट कर लो, सारे आपस में डिस्कशन कर लेना. कल या परसों, कल कहते हो तो कल कर लेंगे, परसों कहते हो तो परसों कर लेंगे, जो सवाल नहीं हुए वो कल कर लेंगे. ठीक है जी. आप कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, सिंपल इंटरेस्ट के सारे सवाल मेरी असाइनमेंट में से कर लें, जो जो नहीं होंगे नोट कर लें, उसका मैं कल एक सेशन रख लूंगा. ठीक है जी. ओके जी बच्चों, नोट कर लो, कोई मसला नहीं, मैं सेशन रख लूंगा. ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज.